आइए चैप्टर 5 भी रजिस्ट्रेशन का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अपने को ऑलरेडी पता है। 25, 26, 27 और 28, 29, 30, ये 6 सेक्शंस में से 3-3 सेक्शंस का दो ग्रुप में इस चैप्टर को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या बोल रहा है? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला बॉक्स 25 का 1 में क्या लिखा हुआ था कि भी अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं 22 नंबर सेक्शन में या फिर 24 नंबर सेक्शन में, तो आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। क्या हम करेक्ट हैं? हाँ सर। उसके बाद क्या था कि भाई सीटीपी या फिर एनआरटीपी को 5 दिन पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के, और टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, याद है ये बात मेरे को। उसके बाद क्या था कि अगर एक एंटिटी का एक स्टेट में 2 जगह पे ऑफिस है, एक है सेस में और एक है आउटसाइड सेस, तो उसको दोनों एंटिटी के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या बात बोली गई थी? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में अगर कोई एंटिटी लोकेटेड है तो उसको अपने नियरेस्ट कोस्ट लाइन जो भी उसके पास में अवेलेबल होगा, जो भी नियरेस्ट होगा, उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर ये 4 बात हम लोग को अच्छी तरह से याद है, आगे मूव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था कि गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट में सभी को एक स्टेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन देता है, एक स्टेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन देता है। बट एप्लीकेंट या फिर टैक्स पेयर अगर चाहे तो गवर्नमेंट उसको एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन दे सकता है, 2 या उससे ज़्यादा। उसमें गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कंप्लायंस खुद ही बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत होगा इसमें? ओके, हाँ जी, ओके। उसके बाद थर्ड क्लॉज क्या, थर्ड सबसेक्शन क्या बोल रहा है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो रजिस्ट्रेशन लेके ही उसको सुकून मिलेगा आत्मा में, तो वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है विदाउट एनी लाइबिलिटी टू टेक रजिस्ट्रेशन। मतलब वो 22 के अंदर भी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं था, वो 24 के अंदर भी एलिजिबल नहीं था रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और जब वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा तो एक्ट एज इट इज जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर्स पे लगता है वैसे उस पर भी लगना चालू हो जाएगा, यानी कि उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता है कि हम तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिए ना, अब तो मेरा टर्नओवर नीचे हो गया, अब तो हम टैक्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। आ जाओ आगे। उसके बाद जो है ना, हम लोग ये सारी बातें बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है क्या बताओ तो? डिस्टिंक्ट पर्सन। एक एंटिटी का अगर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? उनका रिलेशन आपस में क्या होगा? डिस्टिंक्ट पर्सन का, डिस्टिंक्ट पर्सन का। इसके बाद और एक बात बोला है, उसी डिस्टिंक्ट पर्सन का अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट भी है तो वैसा ही इस्टेब्लिशमेंट्स आपस के लिए क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। दिस इज द सोर्स, दिस इज द ओरिजिन जहां से डिस्टिंक्ट पर्सन का जो टर्म है वो पैदा हुआ है। हालांकि ये हम लोग डेफिनेशन या सप्लाई में ही कवर कर लिए हैं। ओके, आगे आ जाएं क्या? पैन बाबू मैंडेटरी है, पैन मैंडेटरी है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको पैन का होना ज़रूरी है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। वो क्या क्या है? जो टैक्स डिडक्ट करेंगे ना किस एक्ट के तहत? जीएसटी एक्ट के तहत, वो टैन नंबर या फिर ये टीडीएस और टीसीएस नंबर जो मिलता है ना आईटी के हिसाब से, वो भी अगर उनके पास होगा तो काम कर जाएगा। मतलब वो टैन नंबर नहीं आता है क्या, टैक्स डिडक्शन नंबर, जो भी तुम लोग तभी इनकम टैक्स पढ़ाई है, तुम लोग को मालूम होगा इसका डेफिनेशन ढंग से। ठीक है, उसके बाद अपने क्या आ जाते हैं? उसके बाद अपने आ जाते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। दिस इज फेयरली न्यू थिंग। ठीक है ना, ये नया नया ही इम्प्लीमेंट हुआ है, बट ऐसा भी नहीं कि 6 महीना पहले हुआ है, मतलब हो गया इसको टाइम, बट ये एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हर जीएसटी नंबर के साथ एक आधार को अटैच करना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को गवर्नमेंट ये बात बोल रहा है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है। अगर आप प्रूफ ऑफ आधार, मतलब आपके पास आधार है, इस बात का प्रूफ नहीं दोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड कर देंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड रजिस्ट्रेशन कर देंगे। क्या ये अपने को समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। उसके बाद क्या है? न्यू रजिस्ट्रेशन।
तो न्यू रजिस्ट्रेशन में दो वैरायटी आ जाएगा ना, न्यू रजिस्ट्रेशन में दो वैरायटी आ जाएगा। क्या आएगा बताओ तो? एक हो गया इंडिविजुअल आदमी, एक हो गया नॉन इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल मतलब कंपनी, फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी तरह का, और इंडिविजुअल मतलब तो इंडिविजुअल है ही। तो अपने को अच्छी तरह से पता है कि आधार किनको इशू किया जाता है, इंडिविजुअल्स को इशू किया जाता है। तो इंडिविजुअल के केस में तो कोई झमेला है ही नहीं। अगर उसके पास आधार है तो आधार ऑथेंटिकेशन करा ले, अगर उसके पास आधार है तो आधार ऑथेंटिकेशन करा ले, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉन इंडिविजुअल के केस में क्या होगा? नॉन इंडिविजुअल के केस में क्या होगा? जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट पकड़ेगा कि भाई तुम टैक्स जमा कर, ठीक है, या फिर जो आदमी रिटर्न में साइन करता होगा कि हाँ भाई सारा रिटर्न में जो भी डेटा दिया हुआ है वो एकदम ना सही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप मान्य रखो मेरे तरफ से। ऐसा होता है ना कि जो भी आदमी रिटर्न में साइन करता है उसको ऑथराइज्ड पर्सन बोला जाता है। तो उस ऑथराइज्ड पर्सन का, उस मेन आदमी का अपने को आधार नंबर चाहिए एसोसिएटेड विद द कंपनी या फर्म या फिर एलएलपी, क्योंकि नॉन इंडिविजुअल्स को तो आधार कार्ड इशू होगा नहीं। क्या अपने को ये बात क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा एक केस भी तो हो सकता है ना जहां सामने वाले के पास आधार नंबर ही नहीं हो, जहां सामने वाले के पास आधार नंबर ही नहीं हो। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार लीजिए, आप आधार जब लोगे इमीडिएटली आपको क्या मिलेगा? आधार एनरोलमेंट स्लिप, उसके अंदर एक आईडी रहता है, ठीक है, आपका एनरोलमेंट आईडी रहता है, ठीक है। ये आप पैन में भी देख सकते हो, पैन जब आप अप्लाई करते हो तो उसके पहले भी एक नंबर जनरेट होता है, ARN या PRN नंबर जनरेट होता है, उससे आप ट्रैक करते हो कि आपका पैन का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, अलॉट हो गया है क्या पैन, डिस्पैच हो गया है क्या पैन। सेम गोज फॉर आधार, आधार में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर लो, हम आपको समय दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको अपना एनरोलमेंट स्लिप, ठीक है, अलॉन्ग विथ एनी ऑफ द वन डॉक्यूमेंट हमको देना है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? पासपोर्ट, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो वोटर आईडी। क्या अपने को बात क्लियर हो रहा है? यहां पर एंड पे स्ट्रेस करेंगे, एंड मतलब एनरोलमेंट स्लिप एज वेल एज वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके सर। अच्छा, गवर्नमेंट ये बात भी तो बोला है ना कि जैसे ही आपको आधार अलॉट हो जाए आप 30 डेज के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना। ओके, अब आ जाते हैं नीचे, नॉन एप्लीकेबिलिटी। आधार ऑथेंटिकेशन किन किन व्यक्तियों पे एप्लीकेबल नहीं होगा? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने आप को बाहर करेगा। गवर्नमेंट अपने आप को बाहर करेगा मतलब कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो CG या SG द्वारा बनाया हुआ है, लोकल बॉडीज जो होगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होगा, PSUs जो होगा, ठीक है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि इनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बात खत्म। नेक्स्ट दो आदमी कौन आता है? एक है पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो यहाँ का रहने वाला आदमी है ही नहीं, यहाँ का क्या बोलते हैं उसको, सिटीजन का हिंदी मतलब नहीं मालूम मेरे को, हिंदी याद नहीं आ रहा, जो भी है। तो उसमें बोल रहा है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसको नहीं मिलेगा, भारतीय नागरिकता जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है जो UIN के लिए अप्लाई कर रहा है ना उसको भी आधार ऑथेंटिकेशन करने का दरकार नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन तो बहुत बार सुन लिए, ये आधार ऑथेंटिकेशन है क्या? आधार ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपना आधार नंबर ऐड करोगे, गवर्नमेंट के द्वारा उस आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है ना उसमें एक ठो OTP जाएगा, आप वो OTP को रिक्वायर्ड स्पेस में फिल कर दोगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? सबमिट का बटन दबा दोगे तो वो आधार ऑथेंटिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। जिसके पास आधार नहीं होता वो ये रूल 10B वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, ठीक है ना। जिसके पास आधार नहीं होता वो रूल 10B वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, इसको बोलते हैं अपलोड योर eKYC डॉक्यूमेंट्स। आ जाओ आगे प्लीज। NRTP के बारे में बोला हुआ है, सबसेक्शन 7 में NRTP के बारे में बोला हुआ है। तो बोला गया कि NRTP से ना पैन होने का जिद मत कर लेना कि भाई तेरे को तो पैन चाहिए ही चाहिए, ऐसा जिद मत कर लेना। आगे आ जाओ, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई सामने वाला कोई टैक्स पेयर है, प्रोस्पेक्टिव टैक्स पेयर है, वो चोरी कर रहा है, ठीक है ना, वो जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जबकि उसको रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, और उसको ये डायरेक्ट करेगी कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे। उसके बाद आता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये किन किन को अलॉट होता है? तो ये UNO वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और एम्बेसी, काउंसलेट या फिर कमिश्नर जिसको नोटिफाई करे उसको UIN इशू किया जाता है। UIN
होल ऑफ इंडिया के लिए एक ही इशू किया जाता है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नहीं किया जाता है। ओके, आगे आ जाओ प्लीज। वेरिफिकेशन का बात बोला हुआ है, कोई भी एप्लीकेशन जो सबमिट किया जाएगा ना फॉर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी एप्लीकेशन अगर सबमिट किया जाएगा ना, तो उस केस में क्या होगा कि वो एप्लीकेशन को पूरा वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है ना, वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा, सारा डिटेल सही से भरा हुआ है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। ये तो पहले भी होता था, आज तो कोई नया बात नहीं है। हाँ सर, पहले भी होता था, नया बात तो नहीं है। इसमें ना रूल 9 इन्वॉल्व है। रूल 9 के अंदर ना टाइम लिमिट भी दिया हुआ है कि कितना टाइम लिमिट के अंदर अल्टीमेटली काम अपना बन जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं आरसी आपको इशू करने का बाद, आरसी आपको फॉर्म जीएसटी REG 06 के अंदर इशू होता है। आप बहुत जगह देखे होंगे, जब भी आप शॉप्स में जाते हो तो आप एक रजिस्ट्रेशन लेटर टाइप का चिपकाया हुआ देखते हो जो जीएसटी से मिला हुआ है सबको। ओके, रिसेप्शन पर भी चिपकाया हुआ है यहाँ पे। फिर आता है डीम्ड अप्रूवल। डीम्ड अप्रूवल में क्या बोल रहा है, अगर ये रूल 9 के अंदर जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ था उसके अंदर अगर पीओ रिप्लाई नहीं कर रहा है, रूल 9 के अंदर जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ था कि भाई इस टाइम लिमिट के अंदर आपको काम कर देना है, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर पीओ रिप्लाई नहीं कर रहा है, पीओ रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो मान लिया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसका अप्रूवल आ गया है। ओके है, हाँ सर, आ जाओ आगे। ये वही सेस वाला बात है, देख लीजिए। अमरावती में भी मेरा एक ठो यूनिट था और यहाँ विशाखापट्टनम में भी एक ठो मेरा इस्टेब्लिशमेंट था। सिंस विशाखापट्टनम इज अ सेस, तो सेस के अंदर जो भी मेरा इस्टेब्लिशमेंट या यूनिट है उसको अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, और बाहर में जितने भी यूनिट्स या इस्टेब्लिशमेंट है उसको अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर में जो बात लिखा हुआ था वही 30 दिन और 5 दिन वाला बात, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएंगे 30 दिन के लिए आप अप्लाई कर लो। तो ये एग्जांपल पढ़ लेंगे, एग्जांपल सारा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली। द टर्नओवर ऑफ सुगम एक्सीड्स 20 लाख रुपीज ऑन 1 नवंबर। ही इज लायबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बाई 1 दिसंबर इन दिल्ली। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, सेज वाला एग्जांपल है, सुवर्णा इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन उत्तर प्रदेश। इट हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन यूपी, one in cess and another outside cess. Under GST, 1 registration per state is required. However, in this case, उसको 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक सेस के लिए अलग लेना पड़ेगा और जो सेस के बाहर है उसके लिए अलग लेना पड़ेगा। उसके बाद अपने कहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद अपने आ जाता है यहाँ पर, जहाँ पे अपने बात किए थे कि कोई बंदा या कोई एंटिटी अगर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में लोकेटेड है तो वो क्या करेगा, वो नियरेस्ट कोस्ट लाइन पे जो उसका स्टेट होगा ना वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन ले लेगा। अच्छा, तो जब TWI का बात कर रहे हैं तो EEZ का ही बात कर ले, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई एंटिटी या एस्टैब्लिशमेंट अवेलेबल है या है वहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल बॉम्बे हाई फील्ड्स, वो ऑयल रिग्स होता है ना वो सब, तो वो लोग किसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा, वो लोग अदर टेरिटरीज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेगा। अपने ये बात ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कहाँ पर बताओ तो चैप्टर 1 में। आ जाओ आगे प्लीज। सिंगल रजिस्ट्रेशन का बात करते हुए चले थे, पर स्टेट में जितना भी आपका ऑफिसेज हो, ब्रांचेस हो, ठीक है, या फैक्ट्रीज हो, आपको उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट में दे दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट में दे दिया जाएगा। एसएससी या एप्लीकेंट टैक्स पेयर अगर चाहे कि भाई हमको एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। गवर्नमेंट एक बात और बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है क्या, कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम सिलेक्ट कर रहे हो, हम लोग थोड़ी क्लास पहले कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़े हैं ना, तो जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको सबके लिए ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो उसमें आपने कॉम्पोजिशन स्कीम से अप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर करा लेते हो तो आपको हर रजिस्ट्रेशन में या तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करना पड़ेगा या तो नॉर्मल स्कीम फॉलो करना पड़ेगा। आप दोनों को हाथ में नहीं रख सकते हो कि कुछ मेरा ब्रांचेस जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेगा, कुछ ब्रांचेस जो है मेरा वो नॉर्मल स्कीम फॉलो करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक जो बात है वो क्या बोल रहे हैं, इन ब्रांचेस के बीच में जिनके पास अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, जो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई बन जाता है। ये चीज़ तो सप्लाई में कवर कर चुके हैं ना, ठीक है, बात खत्म। आगे आ जाओ प्लीज। वहीं डिस्टिंक्ट पर्सन का वापस से एक बार छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखो एक बंदा के पास यहाँ पे 3 ऑफिसेज हैं, तो ये 3 ऑफिसेज आपस में क्या है, ये 3 ऑफिसेज आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है। फिर इसका 2 ऑफिसेज है, तो ये दो ऑफिसेज क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अपने को ये बात क्लियर है।
ऑलरेडी अपने बहुत बार ये बात पढ़ चुके हैं। हाँ सर, आगे आ जाइए प्लीज़। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जब इशू होता है तो उसमें क्या कहानी होता है, यूएस काउंसिलेट का ये लोगो है, आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये यूएस काउंसिलेट को प्रोवाइडेड यूआईएन है। ओके, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखना, रूल 17 का 2 में पीओ में असाइन यूआईएन एंड इशू फॉर्म जीएसटी REG 06। REG 06 क्या था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था सर। अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये लोग एप्लीकेशन किस चीज में सबमिट करेंगे, फॉर्म 13 में। तो फॉर्म 13 या तो आप सबमिट कर दो या तो आप फाइल कर दो, ठीक है ना, या तो फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिकमेंडेशन ले आओ कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, हमको यूआईएन दिलवाना है, ठीक है। तो पीओ जो है आपको यूआईएन दे देंगे, बात खत्म हो जाता है। यहाँ पे नीचे आ जाइए प्लीज, वापस से यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यूआईएन शैल बी एप्लीकेबल टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 1 यूआईएन फॉर ऑल ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद आ जाओ उस सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का। अगर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, सर्च वर्च कोई भी चीज़ के दौरान पीओ को लगता है कि भाई ये आदमी को रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट है, ये आदमी को रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट है, तो पीओ उसको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देगा और बोलेगा कि भाई आप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस के अंडरगो होइए, ठीक है, 90 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना। ओके, अगर टैक्स पेयर बोलता है कि भाई हम तो नहीं कराएंगे, मेरे को तो रिक्वायरमेंट नहीं था, तो वो फाइल कर सकता है एक अपील अगेंस्ट दिस, और वो बोल सकता है कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था। अगर ऐसा होता है कि वो हार जाए तो उसको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, आगे आ जाओ प्लीज। ये अपने पोर्टल के साथ कंप्लीट किए थे कि नहीं किए थे? हाँ सर, कंप्लीट किए थे। इसमें क्या है, रूल 8 क्या है, रूल 8 बताता है कि जीएसटी REG 01 जमा करना पड़ेगा अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो, ठीक है ना। तो अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पैन का होना, ठीक है, पैन का होना। तो ये रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ना, इसमें 2 पार्ट है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, ठीक है ना, एक है पार्ट बी। पार्ट ए में अपने को क्या क्या डिटेल बोला है, पार्ट ए में अपने को डिटेल बोला है, पैन चाहिए, स्टेट यूटी चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए आपका। ओके, उसके बाद पार्ट बी में क्या बोला है, पार्ट बी में ये डिटेल सबसे मांगा है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बता दीजिए, CTP हो कि नहीं हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन डीलर हो कि नहीं हो, किस तरह का सारा डिटेल्स, आपका सारा डिटेल्स मांग लेता है वो लोग, ठीक है। जब पार्ट ए में आप अपना पैन नंबर देते हो तो वो लोग इनकम टैक्स से वेरीफाई कर लेता है कि भैया हाँ ये पैन जो है वेरीफाइड है, ये पैन इशूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका पैन वेरीफाई हो जाता है तो आपको एक TRN नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप पार्ट बी जमा कर सकते हो। पार्ट बी जब आप जमा करते हो तो उसको आपको EVC या सिग्नेचर, जहाँ पर भी फॉर्म सबमिट करना है, जहाँ पर भी फॉर्म सबमिट करना है ना, वहाँ पर 2 चीज़ आ गया, EVC या फिर डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC या फिर डिजिटल सिग्नेचर लगा के आप फॉर्म को साइन कर सकते हो, क्योंकि आप हाथ से तो साइन कर नहीं रहे हो। डिजिटल में अगर कोई फॉर्म भरोगे तो उसको हाथ से साइन नहीं कर सकते हो ना, और अपना साइन करके उसको काट पीट के वो जीरोक्स करके अपलोड करने वाला फीचर भी नहीं होता है, बिकॉज दैट इज नॉट सिग्नेचर पर से। ओके, वो कोई भी कर सकता है ना आपके बिहाफ में, आपका कोई सिग्नेचर लिया, उसका ना जीरोक्स किया, उसको स्कैन किया और फिर अपलोड कर दिया, वैसे नहीं वर्क करता, ठीक है। अगर आप EVC लगा के कर देते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट इश्यू हो जाता है GST REG 02 में, और आपको एक ARN नंबर मिल जाता है। ARN नंबर CTP को कब नहीं मिलेगा, जब तक उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया है। क्या आपने कोई बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। आगे आ जाओ प्लीज, रूल नंबर 9 में, रूल नंबर 9 जिसका हम लोग सेक्शन में भी बात किए थे, सेक्शन 25 की 10 के अंदर, कि रूल 9 है जहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। तो वेरिफिकेशन होगा, हाँ जी वेरिफिकेशन होगा, आपने जो फॉर्म जमा किया उसका वेरिफिकेशन होगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे टाइम लिमिट का बात करते हैं कि टाइम लिमिट क्या है जिसके अंदर काम पट जाना चाहिए अपना। तो सबसे पहला क्या बात है, एवरीथिंग इज ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर था, सब चीज़ ओके था। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो ये कि बिना ही फिजिकल वेरिफिकेशन के हमको ओके करना है रजिस्ट्रेशन को, तो 7 दिन का समय है, 7 दिन का समय है। अगर पीओ को लग रहा है कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन नेसेसरी है, फिजिकल वेरिफिकेशन नेसेसरी है, तो टाइम लगेगा आपका 30 दिन। सर ये फिजिकल वेरिफिकेशन नेसेसरी है, ये हमको कैसे पता चलेगा? नीचे लिखा है देख लो। अगर वो आदमी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा रहे हैं,
अगर वो आदमी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा रहा है तो पीओ मार्क कर देगा फाइल को कि भैया इसका तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही होगा। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया और कोई तरह का रिस्क एनालिसिस में वो फाइल निकल आता है कि भाई इसका वेरिफिकेशन करो, जरूरी है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। थर्ड, पीओ को खुद से लग रहा है कि भाई ये आदमी का फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो पीओ रिक्विजिट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकता है। तो अपने को समझ में आ गया फिजिकल वेरिफिकेशन किन किन केसेस में होता है। आ जाओ आगे आ जाओ। जब सब कुछ ओके नहीं है, जब सब कुछ ओके नहीं है मतलब कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, जब कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है ना, तो उस केस में पीओ जो है वो क्लैरिफिकेशन मांगेगा सामने वाले से। सामने वाला कौन? टैक्स पेयर से। तो टैक्स पेयर से वो मांगता है कि भैया हमको ये डॉक्यूमेंट दे दो। तो ये काम वो किस फॉर्म में करता है? वो REG 03 फॉर्म में करता है। बोलता है कि भैया आप हमको ये चीज दे दो, तब आपका काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये काम पीओ को कितने दिन के अंदर करना है? एप्लीकेशन मिलने के 7 दिन के अंदर करना है, ठीक है ना। और 7 दिन के अंदर सामने वाले को रिप्लाई करना है। 7 दिन के अंदर सामने वाले को रिप्लाई करना है। तो यहां पर अपना क्या हो गया कहानी? देखो तो 7 + 7 का हो गया क्या कहानी? 7 + 7 का कहानी हो गया? हाँ सर हो गया, 7 + 7 का कहानी हो गया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि क्लैरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है और हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। क्लैरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो ऊपर वाला 7 जो है ना, वो नीचे वाला 30 बन जाता है। ऊपर में जो 7 वर्किंग डेज था, नीचे वो 30 दिन बन जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन आते ही, ठीक है। अगर ऐसा होता है मतलब 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन 3 जो है वो देगा टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर को कितना दिन के अंदर जवाब देना है? 7 दिन के अंदर। जब भी रिप्लाई टैक्स पेयर को करना है तो उसमें आंसर हमेशा 7 वर्किंग डेज ही रहता है। ओके, याद रखने में बहुत ही सुविधा रहेगा। तो यहां अपना टाइम लिमिट कितना हो गया? 30 + 7, ठीक है। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लैरिफिकेशन मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो जमा करना था, जो आपने जमा नहीं किया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि भाई साहब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर REG फॉर्म में रिप्लाई तो कर दिया, ठीक है, रिप्लाई तो कर दिया, तो उसका भी तो टैट बता दो कि पीओ कितना दिन के अंदर वो चीज सॉल्व कर देगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो उसने मांगा था वही आप दे रहे हो, तो वो 7 दिन के अंदर अप्रूव कर देगा कि भैया हाँ आपका काम हो गया है, अप्रूवल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया है। ओके, 7 दिन के अंदर कर देगा। यहाँ पर 2 केसेस बन जाता है जहां पर वो रिजेक्ट कर रहा है। क्या होगा? एक है कि उसको अनसेटिस्फैक्ट्री लगा जवाब आपका, उसको आपका जवाब अनसेटिस्फैक्ट्री लगा, तो वो क्या करेगा? वो रिजेक्ट कर देगा। अगर आपने जवाब ही नहीं दिया तब तो वैसे भी रिजेक्ट है ही। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वैसे भी रिजेक्ट है ही, ठीक है ना। आगे आ जाए प्लीज। तो अपने को इस पूरा जो रूल अभी रिवाइज करके आए उसमें क्या चीज याद रखना है? अपने को ये 2 टेबल याद रखने का। इसमें क्या बोला है? समरी बोल रहा है। समरी में क्या लिखा हुआ है आइए देख लेते हैं। एवरीथिंग ओके या फिर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड, 2 पार्ट बना दिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड, फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है तो क्या है? 7 वर्किंग डे के अंदर काम हो जाएगा अगर सब कुछ आपका ओके है तो। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो कितना दिन के अंदर होगा? 7 + 7 + 7, बात खत्म। हाँ सर खत्म। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है और सब कुछ ओके है तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा सर, ठीक है। 30 दिन के अंदर काम अपना बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो सर कितना दिन लगेगा? 30 दिन + 7 वर्किंग डे + 7 वर्किंग डे। जहां पर भी वर्किंग डे लिखा है उसको वर्किंग डे पढ़ेंगे, जहां पर भी डेज लिखा है वहां पे डेज पढ़ेंगे। याद रखना, छोड़ मत देना। ओके, तो क्या समझ में आया अपने को? हाँ सर समझ में आया। अच्छा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का जो बात किए थे ना, किस में किए थे? वो शायद 12 नंबर पॉइंट में किए थे ना, 25 का 12 में, कि अगर पीओ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मान लेंगे अप्रूवल हो गया। तो वही बात लिखा हुआ है। सपोज करो आपने एप्लीकेशन जमा किया, 7 दिन के अंदर पीओ को रिप्लाई करना था, 7 दिन के अंदर पीओ रिप्लाई नहीं किया, तो आपका अप्रूवल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करने का था लेकिन पीओ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पीओ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो 30 दिन के अंदर अप्रूवल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपने क्लैरिफिकेशन जमा कर दिया पीओ को, आपने क्लैरिफिकेशन जमा कर दिया पीओ को, लेकिन पीओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पीओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो 7 दिन के अंदर आपका अप्रूवल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्या अपने को छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन याद रखने में दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आगे आ जाओ एक बार।
ये पेज नंबर 8 पे आ जाइए। पेज नंबर 8 पे देखेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन क्या क्या कॉजेस से होता है। तो देख लो यहाँ पे, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर आप ऑप्ट ही नहीं कर रहे हो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर कोई भी और रीज़न, ग्रांट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, उसके बाद पीओ को लग रहा है कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन नेसेसरी है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन का बेसिकल प्रोसेस क्या है वो यहाँ पे बता रहा है। तो ही मे गेट द प्रीमाइसेस वेरीफाइड, ठीक है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस वेरीफाई करा देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन। वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी जमा करेगा, मतलब कलेक्ट बनाएगा अपना वेरिफिकेशन रिपोर्ट कि ऐसा ऐसा है ऑफिस, यहाँ पर फोटोग्राफ्स खींच लेगा। 30 नंबर फॉर्म के अंदर वो कॉमन पोर्टल में जमा भी कर देगा 15 वर्किंग डे के अंदर, ठीक है, 15 वर्किंग डे के अंदर। हो गया सर, आ जाइए रूल नंबर 10 कर लें क्या। रूल नंबर 10 कुछ नहीं है, बोल रहा है कि भाई जो ये REG 06 मिलेगा उसको प्रॉपर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक EVC से साइन कर देगा, ठीक है ना, साइन तो करना ही पड़ता है ना। पहले भी जो अपने को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मिला करते थे वो सब साइंड होते थे, ठीक है। तो अभी साइन का तो ऑप्शन नहीं है, तो अपने उसको क्या करते हैं, E-वेरीफाई कर लेते हैं, EVC से कर लेते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नेचर लगा देते हैं। ओके, और क्या बोल रहा है उसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करेगा। फिर यहाँ पर एक छोटा सा बात भी बताया कि ये स्टेट कोड होता है, पैन होता है, और यहाँ पे नया बात है। नया बात क्या है कि 1 और Z दोनों को मिला के एंटिटी कोड बोलते हैं, और इसको चेकसम कैरेक्टर बोलते हैं। कोई डिफिकल्टी है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। आगे आ जाइए। आगे आप देखोगे कि जहाँ पर आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना था और आप 30 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दिए हैं, तो वहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, वो डेट जिस दिन से आप लाइबल थे। जैसे कि एग्जांपल में अपने करे थे सुगम सर्विसेज लिमिटेड का, वो आदमी को 1 नवंबर से अप्लाई करना, 1 नवंबर के बाद अप्लाई करना था रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसका 20 लाख क्रॉस हो गया था। तो उसके पास टाइम लिमिट कितना था, 1 दिसंबर तक का टाइम लिमिट था, है ना। तो अगर वो 27 नवंबर को या 28 नवंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है, तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब होगा जी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा 1 नवंबर। अगर वो यही काम 5 दिसंबर को कर रहा है, तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 5 दिसंबर होगा, क्योंकि वो 30 दिन के बाद कर रहा है ना, इसलिए। कोई दिक्कत महसूस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ आगे। तो अपने ये वाला एग्जाम्पल भी कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन में आ जाते हैं। अगर नया रजिस्ट्रेशन है, तो उसको 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। एक है आधार ऑथेंटिकेशन वाया OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, अपलोड योर eKYC, ठीक है, अपलोड द eKYC ऑफ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना, तो फाइल जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मैंडेटरी मार्क कर दिया जाता है, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट पे आ जाते हैं। एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट में भी 2 ऑप्शन वही देगा कि आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर लो OTP के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आप eKYC करा लो, ठीक है। कोई दिक्कत महसूस हो रहा है? सपोज करो यहाँ पर भी अगर फिजिकल वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट हुआ, तो अभी अपने जस्ट पढ़ के आए हैं ना रूल 25 में कि अगर पीओ को लगता है आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन की फिजिकल वेरिफिकेशन नेसेसरी है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल बात है, यहाँ पर सब फैक्ट्स है। आगे आ जाओ। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का बात करते हैं। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, अगर आप SGST या फिर UTGST एक्ट में रजिस्टर्ड हो गए हो, तो आप ये मान लो कि आप CGST एक्ट में भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन मिल गया है। उसके बाद और क्या एक बात बोल रहे हैं, अगर आप UTGST SGST एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आप ये मान लो कि CGST एक्ट में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एकदम ही सिंपल फैक्ट है, एकदम ही सिंपल फैक्ट है। आगे आओ प्लीज। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू CTP और NRTP। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या है कि भाई इनको 90 डेज के लिए मिलेगा। देखो 90 डेज के लिए इन लोग का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है। ये चाहे तो 90 डेज से बढ़वा सकते हैं, स्पेसिफिक कॉज दिखाएगा, सफिशिएंट कॉज दिखाएगा कि भाई मेरे को 90 डेज से बढ़ाना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 90 + 90 = 180, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद वो जब पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, तो वो क्या करेगा, अपना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे कर देगा। हम लोग कल फॉर्म में भी देखे थे, जैसे आप CTP सिलेक्ट करते हो, आपके पास एक चालान बनाने का ऑप्शन आ जाता है, आपको टैक्स जमा करने का ऑप्शन आ जाता है ना, ठीक है। तो अगर आप CTP के तहत रजिस्टर कर रहे हो, तो आपको टैक्स जमा पहले ही करना पड़ेगा, ओके। जब आप वो 90 डे का एक्सटेंशन लोगे, जब आप वो 90 डेज का एक्सटेंशन लोगे, तब भी आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अगर कुछ है तो वो जमा करना पड़ेगा, ओके। हाँ सर, समझ में आ गया। उसके बाद
जो भी आपका पैसा जमा हुआ है, आप तो रजिस्ट्रेशन कराते समय ही पैसा जमा दे दियो, तो वो आपके ई कैश लेजर में शो करेगा। ई कैश लेजर में अगर शो कर रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, जैसे कि ई कैश लेजर का होता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो वो वैसे ही किया जाएगा। यहाँ पर एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर में दो बात बोला है। सर्कुलर में पहला बात तो बोला है कि भाई हम लोग क्या नेट टैक्स लायबिलिटी जमा करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जमा करेंगे। तो गवर्नमेंट बोला कि आप आईटीसी अवेल करो, आप आईटीसी अवेल करो और उसके हिसाब से ही आप काम करो अपना। ओके, तो मतलब आप नेट टैक्स लायबिलिटी जमा करते हुए आगे बढ़िए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आया, जहां पर ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन जो है वो 180 डेज से ज़्यादा का होता है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का होता है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। सर नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन कैसे लें, नॉर्मल स्कीम में तो रजिस्ट्रेशन ले नहीं सकते क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं। तो अलॉटमेंट लेटर या आपका कुछ मिला होगा ना आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि आप ये ट्रेड फेयर अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट हो, तो वो चीज़ आप जमा कर देना, ठीक है। प्रॉपर अथॉरिटी को वो मान लेगा इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, आप अब नॉर्मल स्कीम की तरह रजिस्टर हो गए हो तो क्या आपको टैक्स पहले से जमा करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नॉर्मल स्कीम की तरह हम रजिस्टर तो हो गए, लेकिन ट्रेड फेयर तो खत्म हो जाएगा 7-8 महीना में, फिर क्या होगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है इस बात में? बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ आगे, आ जाओ प्लीज। यहाँ पे एनआरटीपी और सीटीपी के बारे में ना एक बात लिखा है, उसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनआरटीपी वो ये 9 नंबर फॉर्म जमा करेगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ वैलिड पासपोर्ट साइंड एंड वेरीफाइड। ये ओएसवी होता है ना, ओरिजिनल साइन एंड वेरीफाइड, मतलब वो देख लेगा कि भाई ओरिजिनल यहाँ पर है और ये जीरोक्स है और वो साइन एंड वेरीफाई करा लेगा अपना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। और 5 दिन पहले ही ऐसा काम करेगा जैसे कि सीटीपी को करना है, जो कि अपने को पता है। यहाँ पर वो क्या करेगा, नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी जमा करते हुए आगे अपना काम कर लेगा। इन लोग का रजिस्ट्रेशन देख लो 180 डेज का होता है, 90 + 90। कोई डाउट था क्या? बहुत बार पढ़ चुके हैं, आगे आ जाइए प्लीज। अब हम लोग आ जाते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में। सेक्शन 28 में बोल रहा है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पता आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के समय आपने कुछ डेटा ऐसा दिया था जो कि चेंज हो गया है, या फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके यहाँ पे कोई डेटा चेंज हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, आपका एड्रेस थोड़ा सा ऐड हो गया है, ठीक है ना, या फिर आपका गुड्स और सर्विसेज जो आप दे रहे थे, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताए थे, उसमें थोड़ा सा आप एडिशन कर दियो या फिर चेंजेस मॉडिफिकेशन कर दियो। तो ये सारा चेंजेस या मॉडिफिकेशन का आपको इन्फॉर्मेशन किसको अपडेट कराना पड़ेगा? गवर्नमेंट को, कि भाई हमने ये चीज चेंज कर लिया है। आपने एक जगह पे अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया, अब आप वहां पे काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट को तो बात बताना पड़ेगा ना। इसी बात पे है ये सेक्शन, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन दोगे कि भैया हमने ये चेंज किया है, आप एक बार देख लो, आप इसको अप्रूव कर दो। तो पीओ अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, दोनों ही काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन पीओ का अप्रूवल चाहिए किस किस बात में? पीओ का अप्रूवल चाहिए किस किस बात में? पीओ का अप्रूवल 3 बात में चाहिए। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज करते हैं इस समय चाहिए, ठीक है ना। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंजेस है तो उसके लिए चाहिए। अगर कोई मैनेजिंग आदमी है जो डे टू डे अफेयर को चेक कर रहा था और वो आदमी ही चेंज हो गया है, मतलब गवर्नमेंट जिसको पकड़ता टैक्स पेमेंट के लिए वो आदमी चेंज हो गया है, ठीक है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन जब अपडेट किया जाता है ना, तो पीओ का अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है। इन इंफॉर्मेशन को छोड़ के जब भी कोई चेंजेस होता है तो वो एज इट इज अमेंड हो जाता है, उसके लिए कोई अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा इन 3 चीज़ों में, जब आपका कोई चेंजेस किया हुआ है और वो अप्लाई आप कर रहे हो और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे पहले आपको मौका दिया जाएगा कि भाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए। सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। एक बात बताओ, अभी हम लोग 26 नंबर पढ़ के आए हैं कि भाई अगर यूटी जीएसटी और एसजीएसटी में रिजेक्शन या अप्रूवल हो गया है, कैंसिलेशन या रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो सीजीएसटी में भी हो जाएगा। वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ रूल नंबर 19 पे। रूल नंबर 19 में क्या बोला है कि चेंज जब ऑकर हुआ है उसके 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म 15 जमा करना है, ठीक है ना। किन किन चेंजेस के लिए? लीगल नेम ऑफ द बिजनेस के लिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर चेंज हो रहा है तो, ठीक है। इन तीनों चीज को अपने कोर फील्ड अमेंडमेंट्स भी बोलते हैं और बाकी चीज को नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट्स भी बोलते हैं। एक बात और बता देंगे, 1 और 3 के लिए सारे स्टेट्स में जितना भी रजिस्ट्रेशन है सब पे अप्लाई कर जाएगा। ओके, यहाँ पे 15 डे का टाइम था। ऑकरेंस ऑफ द इवेंट से 15 डे के अंदर आपको बताना है कि भैया
मेरा जो है वो चेंजेस हुआ है उसको आप रिकॉर्ड कर लो, हाँ हाँ। उसके बाद पीओ 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्स दे देगा। तो आप यहाँ पे अपने आप भी लिख लीजिए 15 + 15, मतलब 15 दिन के अंदर अप्लाई मतलब एप्लीकेशन डाल देना है और 15 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस हो जाना है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे अगर बोल रहा है कि अगर कोई एक्टिविटी ऐसा हुआ है, कोई चेंज ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पैन ही चेंज हो गया है, जिसकी वजह से पैन ही चेंज हो गया है, अगर पैन चेंज हो गया है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंपल इनफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ओटीपी वेरिफिकेशन से आप चेंज कराते रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा जमाना आ गया है कि आदमी लोग मोबाइल नंबर भी बहुत बार चेंज करते रहते हैं, ईमेल एड्रेस भी बनाते रहते हैं, तो वो चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आपका जिस दिन ऑकरेंस हुआ ना चेंज, उस दिन से आपने तो बता दिया, ठीक है, तो आपका वो माना जाएगा कि उस दिन से। अगर आपको पहले डेट से वो चीज़ कराना है, मतलब मेरा जो चेंज है वो 1 अप्रैल को हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन शायद बहुत बाद में दिया होगा, तो आप चाहते हो कि चेंज जो है वो नोट किया जाए 1 अप्रैल से, तो ऐसा करने के लिए आपको कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए। समझ में आ गया बात? आगे आ जाते हैं प्लीज़। अगर पीओ को लगा कि भाई ये एप्लीकेशन जो है इसमें कुछ पेंडिंग है, इसमें मेरे को कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फॉर्म 03 जो पिछले में भी हम लोग पढ़ के आए वो मांग लेगा। 9 नंबर रूल में पढ़ के आए ना कि फॉर्म 03 में जो भी डिस्क्रिपेंसी हो, जो भी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा मांग लेगा, ठीक है ना। तो फॉर्म 3 अगर मांगता है 7 दिन के अंदर, देख लो 7 दिन यहाँ पर भी है, तो सामने वाले को भी 7 दिन के अंदर फॉर्म 4 में जवाब देना पड़ेगा, फॉर्म 4 में जवाब देना पड़ेगा। अगर पीओ को सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो ठीक है, वो अप्रूव कर देगा और आपको आरसी अपना मिल जाएगा। अगर नहीं लगता तो वो रिजेक्ट कर देगा फॉर्म 5 में, ठीक है सर। अच्छा, नो रिस्पॉन्स के केस में क्या होगा? नो रिस्पॉन्स के केस मतलब 15 दिन हो गया, आपने एप्लीकेशन दे दिया चेंजेस का, लेकिन पीओ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर पीओ ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो अप्रूव्ड माना जाएगा, ठीक है। अगर 3 नंबर फॉर्म में सामने वाले ने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था आपसे और आपने क्लैरिफिकेशन जमा कर दिया 4 नंबर फॉर्म में और 7 दिन के अंदर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो मान लिया जाएगा कि आपका आरसी अमेंड हो गया है। क्या अपने को दिक्कत लग रहा है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं सर। आगे आ जाएं क्या? सेक्शन 29, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सेक्शन, थोड़ा सा माथा को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे यहाँ पे? कैंसिलेशन और सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो 2 डिब्बा के बारे में बात करते हैं, एक है बदमाशी वाला डिब्बा, एक है नॉन बदमाशी वाला। नॉन बदमाशी वाला ऊपर है, उसको पहले पढ़ देते हैं। एक बात बताओ, जब भी कैंसिलेशन होगा रजिस्ट्रेशन तो सस्पेंशन इमीडिएटली हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, ये हम लोग को पहले से ही पता है। तो यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर पीओ अपने मन से भी कर सकता है, सामने वाले के एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। या तो खुद वह एप्लीकेशन करे या तो उसका लीगल हेयर एप्लीकेशन दे, भैया कि मेरा रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर दो। तो ये सब किस किस चीज़ों में हो सकता है? एमलगमेशन में हो सकता है, डीमर्जर में हो सकता है, ट्रांसफर के केस में हो सकता है। आपको जब बिजनेस बंद करना है तब आप कर सकते हो ये सब काम। तो यही सारी बातें लिखी हैं, देख लेते हैं। बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ट्रांसफर्ड, एमलगमेटेड, ठीक है, डीमर्ज, अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, अब मेरा लायबिलिटी नहीं रहा तो हम हटाना चाहते हैं, या फिर हम 25/3 के अंदर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिए थे, अब हमको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है। तो जैसे ही आप कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दोगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है बदमाशी वाला। बदमाशी वाला काम किए हैं आप कोई और सामने से ही पीओ चला के आपको बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन करना है। सपोज करो आप बदमाशी किए हो, तो आप खुद तो एप्लीकेशन दोगे नहीं कि मेरा कैंसिल कर दो रजिस्ट्रेशन, तब तो सामने वाला ही ना देगा आपको कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो एक बार पेज नंबर 20 पे चले जाएं क्या? पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है कि किस किस केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन पीओ कैंसिल कर सकता है। सबसे पहला तो बोल रहा है कि अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद फेक इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर अकॉर्डिंग टू द एक्ट नहीं कर रहे हो। उसके बाद बोल रहा है कि रूल 10A का उल्लंघन कर दिया, मतलब 45 डेज के अंदर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर दिए। रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन 45 डेज के अंदर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया आपने। उसके बाद क्या बोल रहा है? आईटीसी आपने अवेल कर लिया वायलेशन ऑफ द एक्ट में, मतलब एक्ट में जिस हिसाब से बोला गया ना आईटीसी अवेल करने, आपने उस तरह से अवेल नहीं किया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जीएसटीआर 1 में आपने आउटवर्ड लायबिलिटी ज्यादा दिखाया और 3B में जब पैसा देने का बात आया तो आपने कम कर दिया लायबिलिटी, ठीक है, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 86B आईटीसी जो अवेल करने का या यूजेज करने का जो तरीका बताया गया है रूल 86B में, अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया है
तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 महीना तक आपने अगर रिटर्न जमा नहीं किया है, मतलब कंपोजिशन स्कीम 2 बार और नॉर्मल स्कीम 6 बार, अगर 6 महीना तक आपने रिटर्न नहीं जमा किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सर समझ में आ गया है? तो बदमाशी वाला क्लॉज में वापस आ जाओ। बदमाशी वाला क्लॉज में क्या बोल रहा है? पीओ कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट, या तो प्रोस्पेक्टिव डेट से करेगा तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कर देगा। जब आपने कोई कॉन्ट्रवेंशन किया है एक्ट का, आपने 6 महीना से रिटर्न नहीं जमा किया है, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले तो लिया लेकिन बिजनेस कमेंस नहीं किया 6 महीना तक, या फिर रजिस्ट्रेशन लेते समय आपने कोई गलत या झूठी बात की है, तो अगर ऐसा कोई काम होता है तो पीओ आपको बोल सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। आप मेरे को बताओ कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। एक शो कॉज नोटिस उसको इशू कर देगा। ठीक है, जब शो कॉज नोटिस इशू करेगा तो सामने वाले को बोलने का मौका देगा कि भाई तुम भी बताओ तुम्हारी तरफ से कि ऐसा क्या काम हुआ है कि तुम नहीं कर पा रहे हो काम, या तुम ऐसा काम क्यों किए हो। ठीक है ना। अच्छा, इस केस में भी सस्पेंशन हो जाएगा। एज सून एज द एससीएन इशूड आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद सपोज करो इस प्रोसेस में कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है, कैंसिल हो गया है, क्या आपका टैक्स पे करने का एबिलिटी इम्पेयर हो गया है? क्या नहीं, आपका टैक्स पे करने का लायबिलिटी इम्पेयर नहीं हुआ, आपको टैक्स तभी भी पे करना पड़ेगा। ओके, डीम्ड कैंसिलेशन, वही 26 वाला बात कि सीजीएसटी एसजीएसटी में अगर कैंसिलेशन हो गया है तो यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट में भी कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ आईटीसी। अपने ये पहले भी एक बार पढ़े थे, अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आईटीसी अब निकालना पड़ता है, उसको सप्लाई माना जाता है। ठीक है ना। तो वो सारा पैसा आपसे डिमांड किया जाएगा। कब? जब कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा ना, तो आपको बोला जाएगा आप इतना पैसा पेमेंट करो। तो वो इतना पैसा पेमेंट करो वो कैसे आएगा? वो यहाँ से आएगा। वो क्या डॉक्यूमेंट था बताते हैं आपको। अपने इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल के अंदर जो आईटीसी था उसका डिटेल देना है, आपको अपने डब्ल्यूआईपी के अंदर जितना आईटीसी है उसका डिटेल देना है, आपको अपने फिनिश गुड के अंदर जितना आईटीसी है उसका डिटेल देना है, आपको प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जितना अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका डिटेल देना है, आपको कैपिटल गुड्स के अंदर जितना भी अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका डिटेल प्रोवाइड करना है। अगर गवर्नमेंट आपको कैंसिलेशन ऑर्डर देता है तो आपको उसके साथ ये सारा पेमेंट करने का बात भी बोलता है कि भैया आप इसको पेमेंट कर दो। समझ में आ रहा है क्या बात? तो मेरे को बात बताओ, आपने तो पढ़ लिए थे ना क्या कि 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से यूटिलाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 साल के अंदर अपने कितना साल यूज किए उस हिसाब से अपने यूजेज निकाल लिए। ओके है। तो अगर हम लोग सेल कर रहे हैं जिस भी रेट पे उस हिसाब से टैक्स ज्यादा आ रहा है तो उसको अपने ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये सारा कैलकुलेशन कौन करेगा? पीओ करता है और वो बता देता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। ये सारा बात आपको पता चलेगा कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कैंसिलेशन का प्रोसेस में कि कैसे एप्लीकेशन जमा करना है। तो रूल नंबर 20 बताता है कि 30 दिन के अंदर जब कोई ऐसा इवेंट हो गया है तो 30 दिन के अंदर आप फॉर्म 16 के तहत ऐसा काम कर सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। जब आप ऐसा काम करोगे तो आप रेलेवेंट डॉक्स भी जमा कर देना साथ में। ठीक है ना, रेलेवेंट डॉक्स जमा कर देना और उसके साथ आईटीसी वाला डिटेल भी दे देना। ओके है? हाँ सर समझ में आ गया। जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे आपका सस्पेंशन हो जाएगा। वो बात लिखा हुआ है 21A में। 21A में ना 3 सिनेरियोज दिया है, हालांकि अपने तो 2 ही पढ़े। तो आओ देखते हैं कि 3 सिनेरियोज क्या है। सबसे पहला सिनेरियो क्या था? एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर। एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर में क्या होता है कि हम सामने से आके बोल रहे हैं कि भाई हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे। दूसरा क्या है कि पीओ बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि जीएसटी पोर्टल में आप जो रिटर्न जमा कर रहे हो ना उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी या एनोमली देखा गया है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है ना। तो उस केस में आपको जवाब देना है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल नहीं किया जाए। तो इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन सस्पेंशन क्या होता है? जैसे ही सस्पेंड हो जाता है ना वैसे ही आप टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते हैं और रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां पर पीओ और जीएसटी वाला खुद आपका कैंसिल कर दे रहा है वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। ये वाला बात तो कवर कर लिए हैं कि शैल नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई, मतलब सामने वाले से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। सस्पेंशन का डेट क्या है? सस्पेंशन का डेट है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन से लेके कहां तक बताओ तो एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन से जब तक कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाए तब तक आपका सस्पेंशन का डेट है। उसके बाद अगर रिटर्न नहीं जमा करने की वजह से सस्पेंशन है तो रिटर्न जमा कर दीजिए, सस्पेंशन हट जाएगा।
अपने 21 कवर कर चुके हैं, अपने कैंसिलेशन पे आ जाता है। तो कैंसिलेशन में अपने दो प्रोसेस जानते हैं, एक है कैंसिलेशन बाय पीओ और एक है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, टैक्स पेयर खुद ही दिया है। तो जब पीओ दे रहा है, ठीक है, तो वो 17 नंबर फॉर्म इशू करेगा और बोलेगा कि भैया जवाब दो कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल करें। तो 7 दिन के अंदर सामने वाले को जवाब देना है फॉर्म 18 में, ठीक है ना, फॉर्म 18 में जवाब देना है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरा वाला सिनेरियो पे। दूसरा वाला सिनेरियो क्या बोल रहा है कि आपने एप्लीकेशन दिया था कैंसिलेशन के लिए 16 नंबर फॉर्म में अगर आपने ही कैंसिलेशन दिया तो उसके बाद कोई बात है क्या? उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होता है क्या? नहीं होता, सीधा फॉर्म 19 इशू कर देगा, सीधा फॉर्म 19 इशू कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर देख लो, पीओ कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन कब कब? 30 दिन के अंदर। 16 नंबर अपने फॉर्म जमा किया, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन किया, तो यहाँ पे अपना टैट क्या आया देख लो ना, 30 + 30 का आ गया क्या? 30 + 30 का आ गया, हाँ। अच्छा, पीओ इशू करे किसी आदमी को कैंसिलेशन के लिए SCN, तो उसका कोई टाइम लिमिट था क्या? नहीं, वो तो कभी भी इशू कर सकता है, लेकिन जवाब देने का टाइम लिमिट था 7 दिन। हाँ, जवाब देने का टाइम 7 दिन था, ठीक है। पीओ कैंसिल कब करेगा? जब 18 नंबर फॉर्म में यहाँ वाला जो रिप्लाई आया ना, उसको लगा कि भाई ये सही नहीं है, हमको काट देना है, हमको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो कैंसिल कर देगा, ठीक है। वो 21 का 2A की GST पोर्टल जब आप खुद ही आपका कैंसिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तब भी अगर जवाब आया आपका जवाब जब पीओ के पास जाएगा और उसको लगा कि सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, तो वो कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, हाँ वो कैंसिल कर देगा। और जब वो कैंसिल करेगा उसके साथ वो नोटिफाई कर देगा कि भैया इतना टैक्स आपको पेमेंट करना है, इतना ITC का पेमेंट आपको करना है, ठीक है। अब ये वाला बात क्या हुआ? रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी। रिप्लाई अगर 17 का या फिर 31 का, ये वाला और ये वाला का अगर सेटिस्फैक्टरी निकलता है तो वो फॉर्म 20 इशू कर देगा और कैंसिलेशन ड्रॉप कर देगा। अगर रिटर्न नॉन सबमिशन की वजह से आपका कैंसिल हुआ था, रिटर्न आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, तो आप सबमिट कर दोगे तो आपको फॉर्म 20 इशू करके आपका कैंसिलेशन प्रोसीजर जो है ड्रॉप कर, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ पढ़ लेंगे। कैपिटल गुड हैज बीन यूज फॉर 4 years 6 months 15 days। द यूजफुल मीनिंग लाइफ इज इक्वल टू इन मंथ्स इज 5 months इग्नोरिंग द पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ITC ऑन सच कैपिटल गुड इज C, तो ITC एट्रीब्यूटेबल टू यूजफुल लाइफ इज C × 5/16, मतलब वो अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट निकालने का कोशिश कर रहा है, जो ऑलरेडी अपने सप्लाई वाला चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। आइए कैंसिलेशन का बात तो कंप्लीट कर ली है, अब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर पे आ जाते हैं। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का एप्लीकेशन देने के लिए आपको 30 + 30 + 30 मतलब 90 दिन का समय मिलता है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट करने के पहले आपको मौका दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन हम कैंसिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करें, आप मेरे को उसका बताओ कि आपकी तरफ से क्या बात बोलना है। उसके बाद बोल रहा है कि SGST UTGST में अगर आपका कैंसिल हो गया तो CGST में भी रिवोकेशन आ जाएगा, मतलब आपने अप्लाई किया था SGST में और UTGST में, वहां पे आपका अप्रूव हो गया रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो CGST में भी एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो अप्रूव हो गया है। आगे आ जाओ प्लीज, 23 नंबर रूल में आ जाते हैं। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे फॉर्म 21 जमा करेंगे 90 डेज के अंदर। अगर ये ओके है, पीओ ओके है, तो वो कर देगा, आपको 22 नंबर फॉर्म दे देगा और बोलेगा कि ठीक है आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हट गया है। अगर वो ओके नहीं करता है तो फॉर्म 23 इशू करेगा और बोलेगा हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको कोई डाउट्स है, ठीक है। अगर आपने सही रिप्लाई दे दिया तो आपको 22 मिल जाएगा, आपका कैंसिलेशन हट जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो फॉर्म 5 इशू कर सकता है, ठीक है ना। यहां पर जब वो 23 नंबर फॉर्म इशू कर देता है बात पूछने के लिए भाई हमको जवाब दो, तो 7 दिन के अंदर सामने वालों को जवाब देना है। 24 नंबर का जवाब वो 30 दिन के अंदर देगा। कोई दिक्कत नगर है क्या? तो अपने दो तरह से बात किए थे, कैंसिलेशन प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। इन केसेस जहां पे रिटर्न नॉन सबमिशन की वजह से कैंसिलेशन हुआ है, तो वहां पर अगर प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ है तो जितना पुराना समय का रिटर्न आपने नहीं जमा किया उसको आप जमा करके एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन जमा करोगे, ठीक है ना। अगर रेट्रोस्पेक्टिव से किया है तो आपको रिटर्न जमा करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है और आपको बिना रिटर्न जमा किए हुए एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जमा देना पड़ता है। ये बात अपने ये वाला पैराग्राफ और ये इलस्ट्रेशन से समझ चुके हैं।
हाँ सर समझ चुके हैं। आगे आ जाओ, ये 4 एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ नमन एसोसिएट ऑन 11 अक्टूबर, ठीक है ना। द टैक्स ड्यू ऑफ नमन एसोसिएट्स फॉर जुलाई एंड सितंबर क्वार्टर डिटरमाइंड बाय द पीओएस 50,000। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय नमन shall has no effect on his liability to pay tax of 50,000, ठीक है ना। अनइम्पेयरमेंट वाला बात कि टैक्स लाइबिलिटी पे करने का उसका जो उसको एबिलिटी दिया हुआ है वो अनइम्पेयर्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ नमन वाज कैंसिल बाय प्रॉपर ऑन 1 जून एट फेलियर टू फर्निश द रिटर्न। द रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून इटसेल्फ। मतलब प्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन किया गया है। इट इज अप्लाइड, मतलब जो नमन एसोसिएट है वो अप्लाई किया रेवोकेशन के लिए, ठीक है ना, कि कैंसिलेशन हटाने के लिए, और ऑर्डर पास कर दिया गया 31 जुलाई को। इन दिस केस नमन शैल रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑल द रिटर्न फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। अभी अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस बात को। नीचे आ जाते हैं, नीचे वो रेट्रोस्पेक्टिव वाला बात बोला है। रेट्रोस्पेक्टिव वाला बात बोला है तो पुराना सारा रिटर्न एक ही बार में जमा किया जाएगा, पुराना सारा रिटर्न एक ही बार में जमा किया जाएगा। एक्चुअली सीए इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल तो बना दिया पिछला वाला एग्जाम्पल्स को लेकर ही, बट उसमें ईयर डालना ही छोड़ दिया। ये मैंने ईयर नहीं हटाया, उन लोग कई एग्जाम्पल इसमें ईयर नहीं डाला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। वरुण एंटरप्राइज, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज engaged in supply of electrical goods in Delhi. The firm is registered under GST. Varun is the proprietor of the firm. He wishes to expand the business and his friend Arun approaches to him to provide additional capital for the business. If he is made the partner in Varun business, अगर वो उसके अंदर पार्टनर बन जाता है तो वो दोनों कैपिटल देके, अरुण कैपिटल देके वरुण का बिजनेस के अंदर पार्टनर बनना चाहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, आ जाओ प्लीज। एग्जाम्पल्स में आप देखोगे कि यहाँ पर वही कि आपका टैक्स लायबिलिटी आप पे कर सकते हो, सस्पेंशन के बाद भी वही बात लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव चेंज और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब रिटर्न आपने नहीं जमा किया और उसकी वजह से आपका कैंसिलेशन हुआ है, ठीक है ना, तो एक केस हो सकता है कि आपने प्रोस्पेक्टिवली अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, पीओ ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, एक है रेट्रोस्पेक्टिवली। तो वो दोनों बातें यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई नया बात नहीं है। आराम से एकदम जब पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर का रिविजन कंप्लीट होता है।